प्रिय व्यूअर्स, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी की यूपीएससी की तैयारी में स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी की ओर से एक और सहायता प्रदान किए जाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला में हम आपको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में परीक्षोपयोगी जानकारी प्रदान करेंगे, जो न केवल आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में सहायक होगी, बल्कि यह मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। सितंबर का महीना सन 1784। जगह थी हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के पास एक छोटा सा गांव हरिपुर। कहलूर रियासत के एक डोगरा राजपूत परिवार में हरजी सिंह के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उन दिनों गंगाराम नाम के एक ज्योतिषी बिलासपुर के राजा के यहाँ रहा करते थे। उनसे बच्चे की कुंडली बनाने को कहा गया। ज्योतिषी गंगाराम ने उस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा, इस बच्चे को कभी प्रसिद्धि मिलना मुश्किल होगा। इसके सितारे ऐसे हैं कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा और वह किसी दूसरे इलाके में जाकर बस जाएगा। इतना ही नहीं, यह बच्चा अपने किसी रिश्तेदार की हत्या कर देगा और फरार हो जाएगा और फिर कभी नहीं लौटेगा। बच्चा बड़ा होने लगा। शुरू से ही वो इतना शरारती था कि बाकी साथ के बच्चे उससे परेशान होते रहे। लड़कपन में पहुंचते ही घुड़सवारी करने लगा और तमाम करतब करता। और फिर जब वह 16 साल का हुआ तो भविष्यवाणी सही साबित हुई, जो गंगाराम ने पहले ही कर दी थी। नमस्कार, मेरा नाम है विरुद्ध दुबे और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत को भारत के नक्शे में मिला दिया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं डोगरा जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया की। दोस्तों, शुरुआत में मैंने बताया कि जोरावर सिंह का जन्म बिलासपुर के पास एक छोटे से गांव हरिपुर में हुआ था। हालांकि लोक कथाओं से पता चलता है कि उसकी पैदाइश 1784 में हिमाचल में कांगड़ा जिले के पास एक गांव अंसारा में हुआ था। कहलूर रियासत का यह भी हिस्सा हुआ करता था और इसी के चलते जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम से जाने गए। प्रोफेसर सुखदेव सिंह चरक अपनी किताब जनरल जोरावर सिंह में लिखते हैं, जोरावर के पिता की गांव में कुछ जमीन थी जिसे रिश्तेदारों ने हड़पने की कोशिश की। यह नाइंसाफी जोरावर सिंह को बर्दाश्त नहीं हो पाई। जोरावर सिंह सिद्धांतों पर चलने लगे थे। दोनों परिवारों में लड़ाई छिड़ गई। मामला इतना बिगड़ गया कि म्यान से तलवारें तक निकल आईं। इस लड़ाई में जोरावर के हाथों उनके चचेरे भाई की हत्या हो गई। इसी हत्या के खौफ में जोरावर ने अपना गांव छोड़ दिया और भागकर हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचकर उन्हें पश्चाताप हुआ, लेकिन यहां उनकी तकदीर उनका इंतजार कर रही थी। कहानी में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी सूचना के साथ। दोस्तों, यूपीएससी 2024 की तैयारी की शुरुआत के लिए अब समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। हालांकि अब 2025 की तैयारी की शुरुआत के लिए ये बिल्कुल सही समय है। इसीलिए स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 2025 की तैयारी के लिए लेकर आया है लॉन्ग टर्म P2I बैच, जिसमें आपको प्री फाउंडेशन और फिर एडवांस स्तर तक की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही 15 से अधिक निःशुल्क पुस्तकें, हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स, पीपीटी और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और विरद लाइव कोड का प्रयोग करें। चलिए, तो अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो हरिद्वार पहुंचकर उनकी मुलाकात जम्मू के डोडा, जो कि किश्तवाड़ जिले में गैलियान और मेहरमाटी के जागीरदार राणा जसवंत सिंह से हुई। राणा ने अपने बेटे को जागीर सौंप दी थी और लिहाजा वह खुद तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। हरिद्वार में एक दिन जोरावर सिंह रोजगार की तलाश में उन्हीं के शिविर में आ गए। जोरावर के पहाड़ी स्वर ने राणा का ध्यान आकर्षित किया और जब जोरावर ने अपनी कहानी सुनाई तो राणा ने जोरावर को घर लौटने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। राणा को जोरावर के अंदर दमखम दिखाई दिया, इसलिए राणा युवा जोरावर को सैनिक की ट्रेनिंग देने के लिए अपने साथ डोडा लेकर आ गए और जोरावर ने राणा की पारखी नजर को सही साबित कर दिया। जबरदस्त ट्रेनिंग पूरी हुई। फिर साल 1817 में जोरावर सिंह की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उस साल उन्हें जम्मू के डोगरा सरदार मियां किशोर सिंह जामवाल की सेवा में जाने का मौका मिला। जम्मू सिख साम्राज्य के अंतर्गत आता था और साल 1808 में महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू पर जीत हासिल कर उसे अपना वैसल स्टेट बना लिया था।
और वहां की सत्ता किशोर सिंह को सौंप दी थी। किशोर सिंह के बेटे का नाम था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह की नजर जोरावर सिंह पर पड़ी और उन्होंने जोरावर को भीमगढ़ नाम के एक किले का गार्ड बना दिया। बाद में जोरावर को किले का कमांडर नियुक्त कर दिया गया। इस दौरान राजा से उनकी नजदीकियां बढ़ती चली गईं। जोरावर सिंह ने राजा गुलाब सिंह को सैनिकों को राशन के बजाय धन देने की सिफारिश की। सैनिकों को जब धन दिया जाने लगा तो पहले साल महाराजा गुलाब सिंह को बहुत सारी बचत हुई। इस फायदे के बाद जोरावर सिंह राजा के चहेते बन गए। जोरावर की कामकाज करने की रणनीति उन्हें तरक्की दिलाने लगी। साल 1819 में सिख फौजों ने अफगान सैनिकों को भगाकर कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके कुछ साल बाद महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा इलाका गुलाब सिंह के सुपुर्द कर दिया। जब अपने पराक्रम से जनरल जोरावर सिंह ने किश्तवाड़ को जीत लिया तो राजा गुलाब सिंह ने इन्हें किश्तवाड़ का वजीर तैनात कर दिया और डोगरा रियासत में राजा के बाद सबसे ताकतवर शख्स बन गए। यहां पर सेना नायक के तौर पर काम करते हुए जोरावर सिंह ने तकरीबन 5000 डोगरा सैनिक भर्ती किए और सन 1834 में लद्दाख का अभियान शुरू कर दिया। दरअसल लद्दाख पर आक्रमण करने की कुछ मुख्य वजहें थीं। मुख्य वजह ये थी कि उस साल लद्दाख के एक स्थानीय गवर्नर ने लद्दाख के ग्यालपो से बगावत कर दी थी और उसने उस समय गुलाब सिंह से मदद मांगी थी। तब गुलाब सिंह ने जोरावर सिंह को लद्दाख पर चढ़ाई करने के आदेश दे दिए थे। लद्दाख उस समय गुलाब सिंह के लिए सामरिक महत्व वाला क्षेत्र था, क्योंकि तिब्बत से अफगानिस्तान तक जाने वाला व्यापार मार्ग लद्दाख से होकर जाता था और उस समय वहां लद्दाख में बौद्धों की प्रमुखता थी। वे तिब्बत को कर दिया करते थे। साथ ही यह क्षेत्र गर्म कपड़ों के व्यापार के लिए भी बहुत ज्यादा विख्यात था। यहाँ की ऊनी शॉल विश्व प्रसिद्ध हुआ करती थी। इन सब के अलावा कश्मीर राजा गुलाब सिंह उस क्षेत्र पर पहले से ही नजर गड़ाए बैठे थे और अब वहां के ग्यालपो शासक के विरुद्ध स्थानीय गवर्नर के विद्रोह ने गुलाब सिंह को अवसर ही प्रदान कर दिया था। खैर, अपने राजा गुलाब सिंह का आदेश पाकर जोरावर सिंह 5000 डोगरा सैनिकों की फौज लेकर भोटखोल दर्रा पार करते हुए पुरिग यानी करगिल तक पहुंच गए। तेज गति से इस आक्रमण का सामना तिब्बती ग्यालपो न कर सके और उसने आत्मसमर्पण कर दिया और एक संधि के तहत ग्यालपो ने राजा गुलाब सिंह की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लद्दाख अब डोगरा शासन और सिख साम्राज्य के अधीन आ चुका था। लेकिन यहां समय शायद गुलाब सिंह से प्रतिकार लेने के लिए तैयार था। हुआ यूं कि जैसे लद्दाख में राजा के खिलाफ वहां के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया था, ठीक उसी प्रकार कश्मीर में भी गुलाब सिंह के खिलाफ गवर्नर मियां सिंह ने विद्रोह कर दिया था और इसी विद्रोह स्वरूप अभी अभी जीते गए लद्दाख में भी उसने गुलाब सिंह और डोगरों के खिलाफ अपने जहर घोलना शुरू कर दिया। कश्मीर के विद्रोही गवर्नर मियां सिंह की शह पाकर तिब्बती सैनिकों ने 1834 से 1839 के बीच 5 बार हमले किए और कई डोगरा सैनिक हताहत कर दिए गए, जिससे गुस्साए जोरावर सिंह ने अंततः 3000 डोगरा सैनिक इकट्ठे किए जो फतेह साहिब जी बटालियन से हुआ करते थे और उन्हीं की मदद से लद्दाख पर अंतिम वार किया और सारा का सारा प्रदेश जीतकर इस बार उसे पूर्णतः कश्मीर राज्य में मिला दिया और वहां के राजा को दूर कहीं किसी छोटी जागीर का जागीरदार बना दिया गया। किसी राजा या सेनापति ने कभी इतने दुर्गम इलाकों में जाकर ना तो ऐसी लड़ाइयां लड़ी और ना ही उन्हें हमेशा के लिए अपने राज्य में मिलाया, जैसा कि जोरावर सिंह ने कर दिखाया था। उनकी इस बहादुरी को देखते हुए गंगा राम राजी अपनी किताब सिंह शेरटन जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया में लिखते हैं, 6.5 फुट का जवान, चौड़ी छाती, तेज तर्रार आंखें, पगड़ी पहनता तो लगता 7 फुट का हो। एक के बाद एक कामयाबी से जोरावर सिंह का हौसला बढ़ता जा रहा था। लद्दाख जीतने के कारण जोरावर सिंह का पूरे सिख साम्राज्य में नाम हो चुका था। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जिस दौरान जोरावर लद्दाख में फतेह हासिल कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने पश्चिम में डोगरा, लद्दाखी और दूसरे धर्मों के सैनिकों को लेकर मुस्लिम बहुलता वाले बाल्टिस्तान की ओर भी रुख किया। वास्तव में बाल्टिस्तान में भी आंतरिक पारिवारिक कलह ने ही जोरावर सिंह को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि उस समय मोहम्मद शाह, जो कि तत्कालीन बाल्टिस्तानी शासक अहमद शाह का बेटा था, ने न केवल अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया बल्कि उनके खिलाफ जोरावर सिंह से सहायता भी मांगी। और भला जोरावर सिंह यह अवसर क्यों खो देते?
मोहम्मद शाह की सहायता के बहाने जोरावर सिंह 8000 डोगरा फौज को लेकर बाल्टिस्तान में प्रवेश कर गए। हालांकि बाल्टिस्तान को जीतना इतना आसान भी नहीं था। सर्द मौसम, कहर बरपाती बर्फबारी से जोरावर के मुख्य कमांडर निधान सिंह और कई डोगरा सैनिक खेत रहे थे। उधर जोरावर सिंह भी अपने कुछ सैनिकों के साथ बाल्टिस्तान की सीमा पर डटे रहे थे। उसी समय मेहता बस्ती नाम के एक डोगरा ऑफिसर ने एक नदी के सहारे सीमा पार जाने का रास्ता खोज निकाला और जोरावर ने मेहता बस्ती राम से खुश होकर उसे एक जोड़े सोने का कंगन और कुछ रुपए दान दिए। आगे बढ़ते हुए जोरावर सिंह स्कर्दू के किले तक पहुंच गए, जहां अहमद शाह के छुपे होने की खबर थी। स्कर्दू के किले को डोगरों ने चारों तरफ से घेर लिया था और घेरने के बाद जबरदस्त गोलाबारी करनी शुरू कर दी, जिससे घबराकर अहमद शाह ने सरेंडर कर दिया और बाल्टिस्तान को अपने अधीन कर लिया। मोहम्मद शाह को बाल्टिस्तान का गवर्नर बना दिया गया और बदले में मोहम्मद शाह ने प्रति वर्ष 7000 रुपए टैक्स देने का वादा किया। इस प्रकार जोरावर और उसके लिए वफादार सैनिकों की बहादुरी की वजह से गिलगिट, हुंजा नागर समेत बाल्टिस्तान के दूसरे नजदीकी इलाके सीधा डोगरा देश के अंतर्गत आ गए। मगर जोरावर की बहादुरी के किस्से यहीं समाप्त नहीं हुए। जब ब्रिटिश शासन को जोरावर की बढ़ती हुई ताकत के बारे में पता चला तो उसे रोकने के लिए षड्यंत्र किए जाने लगे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम ने जब पश्चिम में डोगरों की धमक को रोकने की कोशिश की तो लाहौर दरबार में भी डोगरा की कोशिशों को नाकाम करना शुरू कर दिया गया। तब जनरल जोरावर सिंह ने पूरब की तरफ अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। हालांकि महाराजा गुलाब सिंह भी अपने राज्य की सीमाओं को पूर्व की तरफ फैलाना चाहते थे। उन्होंने तिब्बत पर चढ़ाई का विचार महाराजा रणजीत सिंह के आगे रखा था, लेकिन तब रणजीत सिंह तैयार नहीं हुए थे और 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शेर सिंह महाराजा बने। उन्होंने गुलाब सिंह को तिब्बत पर आक्रमण की आज्ञा दे दी। इसीलिए मई 1841 में जोरावर सिंह 5000 की सेना लेकर रियासी नदी के ऊंचे क्षेत्रों को पार कर गए, तिब्बत पहुंचे, जांस्कर को जीता, लद्दाख पर विजय हासिल की। ये वही इलाके थे जहां बौद्ध धर्म की मौजूदगी हुआ करती थी। डोगरा इसी वक्त तकलाकोट या पुरंग, जिसे हम कारगिल भी कहते हैं, वहां पहुंचे, जो कि कैलाश मानसरोवर के काफी नजदीक थी। जनरल की सेना ने कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए और झील में डुबकी भी लगाई। तेज और सर्द हवाओं ने पहाड़ों पर रुकना मुश्किल कर दिया। न जानवरों के लिए चारा बचा और न ही सैनिकों के खाने के लिए दाना। इस मौके का फायदा चीनी और तिब्बती सैनिकों ने उठा लिया। चीनी तिब्बती सैनिकों ने तकलाकोट में खुद को फिर से तैयार किया और जोरावर की सैनिक टुकड़ी के ऊपर हमला बोल दिया। दूसरी तरफ ईंधन खत्म होने पर जोरावर के सैनिकों ने राइफल्स और दूसरे हथियारों की लकड़ी की पेटियां जलानी शुरू कर दी, ताकि खुद को गर्म रखकर ठंड से बचा सके, क्योंकि उस समय तक कई सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट ने जकड़ लिया था और कईयों के हाथ पांव की उंगलियां बेकार हो गई थी। यही वजह थी कि जब चीनी तिब्बती सैनिकों ने हमला बोला तो सर्दी की वजह से जोरावर के सैनिकों के हथियार काम नहीं कर सके। तिब्बत के तकलाकोट के तोयों में हो रही इस लड़ाई में चीनी तिब्बती सैनिक भारी पड़ गए। 12 दिसंबर सन 1841 की तारीख थी। जोरावर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच एक गोली जोरावर के दाएं कंधे को आर पार कर गई। जोरावर ने तलवार उठा ली, लेकिन एक तिब्बती घुड़सवार मिगमार ने जोरावर को पहचान लिया और अपने भाले से उन पर निशाना साधा। निशाना सटीक जा लगा और इस महान योद्धा की कहानी का यही अंत हो गया। जब जोरावर सिंह शहीद हुए तो पूरा एक दिन बीत जाने के बावजूद भी तिब्बत और चीन की संयुक्त सेना के सैनिक और अधिकारी उसके पार्थिव शरीर के पास जाने से भी डरते रहे। आखिरकार तिब्बत चीन की सेना ने इस महान योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इनका स्मारक मानसरोवर में ही बनवाया। वहीं इनकी समाधि बनाकर उस पर लिख दिया गया, शेरों का राजा। राजिंदर सिंह अरोड़ा अपनी किताब कैलाश ज्वेल ऑफ स्नो में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं, जोरावर सिंह की समाधि आज भी उसी जगह है जहां उनकी मौत हुई थी और 21वीं सदी में चीन के सैनिकों तक उनका नाम जानते हैं। जोरावर सिंह ने अपने जीवन में कई जंगें लड़ी और जीती भी।
चीन का नक्शा बदल देने वाला यह जनरल भारत या पूरब का नेपोलियन शायद इसीलिए कहलाया क्योंकि उसी की भांति वह अपने जीवन की आखिरी जंग में ही हारा। अब आखिर में आज की कहानी के मुख्य शख्सियत से जुड़े आद्यतन खबर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारत में जोरावर सिंह के नाम पर एक लाइट टैंक बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इसे डीआरडीओ और निजी क्षेत्र की कंपनी L&T द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो मौजूदा ऑर्डर 59 टैंकों के लिए है, लेकिन ऑर्डर 600 टैंकों तक जा सकता है। कक्ष के रण क्षेत्र रेगिस्तानी इलाके में ऑपरेशन के लिए इन टैंकों का उपयोग करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जहां वे उच्च गति से यात्रा कर सकते हैं। इस लाइट टैंक की आवश्यकता 2020 में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के दौरान महसूस की गई थी, जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने हल्के टैंकों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हलचल करते हुए दिखाई दी थी, जो पारंपरिक टैंकों की तुलना में तेजी से यात्रा और युद्धाभ्यास कर सकते हैं। यह लाइट टैंक जोरावर इस साल के अंत तक चीन के साथ उच्च ऊंचाई वाली पहाड़ी सीमा पर परीक्षण करने के लिए तैयार होने की उम्मीद है। तो आज की कहानी थी उस शख्सियत की जिसने भारत की सीमाओं के चीन की सरहदों तक विस्तार करने का लक्ष्य चुना और इनमें वो लगभग सफल भी रहे। चाहे तिब्बत और शिनजियांग प्रोविंस से लगता भारत का बॉर्डर हो, या फिर अफगानिस्तान का वाखन गलियारा, या फिर पाकिस्तान का खैबर पख्तून इलाका, ये सब जनरल जोरावर सिंह की ही विरासत है। तो आज की शख्सियत की कहानी बस यहीं तक है, लेकिन जाते जाते आपके लिए मैं आज की शख्सियत से जुड़ा एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज का एपिसोड आप सब लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मुलाकात करेंगे हम अगले सत्र में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।